तो भाई सब जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में स्टूडेंट गया आपका लास्ट चांस होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपके 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेपर होगा 2025 में सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे और आप लोग इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो आपके स्टूडेंट 95 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। आप लोग इस वीडियो को जब पूरा का पूरा देख लेंगे तब आपके 95 प्लस नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आज मैं आप लोगों को वो सभी प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि पेपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी के सभी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपके पेपर के बारे में, तो देखो सबसे पहले क्या होगा क्या इस बार देखो क्या होगा कि आपके पेपर में देखो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न जो होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि 20 नंबर अपने कंप्लीट करो। ठीक है, तो अपने सबसे पहले आप लोग अपने 20 नंबर अपने पक्के करो, फिर हम आप लोगों को जीवन परिचय बताएंगे और जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो मैं सभी आप लोगों को बता दूं। तो आप लोग क्या करो कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर डालो, क्योंकि यही प्रश्न आएंगे आपको पेपर में, यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, सब कुछ यही आएगा जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखो मेरा पहला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, और 4 ऑप्शन को देख लेते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। इसको नोट करो। ठीक है, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों को 2025 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे और यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। सब कुछ यही आएगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, देखो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों भारत दुर्दशा जो है किस विधा की रचना है, लिख कर रख लो। 100% आपको पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यही आएगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। ए ऑप्शन दिए जीवनी, बी ऑप्शन दिए रेखा चित्र, सी ऑप्शन दिए आत्मकथा, डी ऑप्शन दिए एकांकी। तो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला देखो प्रश्न नंबर 3, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि गबन किस विधा की रचना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ए ऑप्शन दिया नाटक, बी ऑप्शन दिया एकांकी, सी ऑप्शन दिया उपन्यास, डी ऑप्शन दिया कहानी। फिर आप लोगों को निबंध भी बताएंगे, गद्य पद्य कैसे लिखना है, पेपर में आप लोगों को क्या करना है, सही डिसीजन आप लोगों को देने वाले हैं ताकि आप लोग कम समय में पढ़कर 95 प्लस नंबर ला सको। ठीक है, इसी वीडियो से आप लोग 95 प्लस नंबर ला सको। इसका राइट आंसर नोट करो, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीरजा, नीरजा के लेखक कौन है। तो नीरजा के लेखक कौन है, जिसमें से देखो ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल। तो नीरजा के यहाँ पर देखो लेखक कौन हो जाएंगे, तो नीरजा के लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला। अगला प्रश्न देखो कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है, ए ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया निराला जी, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सॉरी ये नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करने के बाद फिर आप लोग क्या करिए कि आप लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि महादेवी वर्मा, देखो महादेवी वर्मा की रचना है। अब यहाँ पर देखो महादेवी वर्मा जी की रचना पूछी गई है। ए ऑप्शन दिया गोदान, गबन, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है नीरजा, डी ऑप्शन है गीतिका। तो ये दो रचनाएं हो जाएंगी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं प्रेमचंद्र की हो जाएंगी। अब गीतिका है नहीं, अब ये जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नीरजा। ठीक है, तो नीरजा जो है ये किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। देखो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो ए ऑप्शन दिया 1953, बी ऑप्शन दिया 1943, सी ऑप्शन दिया 1935, डी ऑप्शन दिया 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943, ठीक है। बी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि लोकायतन के कवि बताने हैं। देखो लोकायतन, लोकायतन क्या है? लोकायतनिक रचना है, ठीक है। तो लोकायतनिक रचना है, इसके हमें कवि का नाम बताना है, ठीक है। इसके कवि कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया निराला जी हैं, बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर हैं, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन दिया सुमित्रानंदन पंत है। तो अब देखो लोकायतन के जो यहाँ पर कवि हो जाएंगे, जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जो हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रीत काल की रचना कौन सी हो जाएगी? रीत काल की रचना बताना है। तो रीत काल की रचना कौन सी हो जाएगी? चार ऑप्शन को देखेंगे पहले। और ए ऑप्शन दिया रामचरितमानस, बी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, सी ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, डी ऑप्शन दिया रामचंद्रिका। यहाँ पर पूछा गया है कि रीत काल की रचना बतानी है। तो रीत काल की रचना पूछी गई, तो रीत काल की रचना हो जाएगी रामचंद्रिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए ऑप्शन दिया नील कुसुम, बी ऑप्शन दिया निहार, सी ऑप्शन दिया पथिक, डी ऑप्शन दिया नीरजा। अब देखो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हमारा नील कुसुम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। देखो स्टूडेंट सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को हर प्रश्न, जो प्रश्न पेपर में आएंगे 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव के देखो क्या होता है? ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया रति, सी ऑप्शन दिया क्रोध, डी ऑप्शन दिया भयानक। तो मेरे प्यारे बच्चों करुण रस का स्थायी भाव पूछा है, तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाता है शोक। तो शोक को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखो कि चरण कमल बंदौ हरि राई में कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे बच्चों चरण कमल बंदौ हरि राई में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार है, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार है, डी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो चरण कमल बंदौ हरि राई में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कि रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? ए ऑप्शन दिए 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन है 4 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिए 6 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिए 8 चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 14 यानी कि प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन में उपसर्ग बताना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शब्द सामने लगा होता है वो मेरा उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिजन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परिजन में हमारा परि उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अधि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? अब यहाँ पर देखो मेरा शब्द दिया अधि, तो अब देखो अधि देखो कहाँ लिखा, देखो अधि, अधि इसमें है नहीं, इसमें भी अधि नहीं है, इसमें भी अधि नहीं है। यहाँ पर देखो अधि देखो लगा, तो मेरा यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर ए जो है, ए ऑप्शन जो मेरा राइट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को जीवन परिचय भी बताऊंगा। देखो जीवन परिचय लिखने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जीवन परिचय वैसे तो सभी के सभी स्टूडेंट हैं जिनको जीवन परिचय लिखना आता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे दे, ठीक है। वो ट्रिक अगर आप लोगों को जाननी है तो आप लोगों को अंत तक बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोगों के यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 70 में 65 प्लस नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला देखो कि राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजा रानी में कौन सा समास है? ए ऑप्शन दिए द्वंद्व समास हो जाएगा, बी ऑप्शन दिए द्विगु समास हो जाएगा, सी ऑप्शन दिए कर्मधारय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रानी में द्वंद्व समास होता है। तो राजा रानी में कौन सा समास होता है? राजा रानी में द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 17 को देखो, गेहूं का तत्सम रूप बताइए। गेहूं का तत्सम रूप बताइए। ए ऑप्शन दिए गोधूम, बी ऑप्शन दिए करपट, सी ऑप्शन दिए कर्पूर, डी ऑप्शन दिए उलूक। तो गेहूं का तत्सम रूप पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूम हो जाएगा।
अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। अब देखो पर्यायवाची शब्द भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द देखो कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। अग्नि का देखो ए ऑप्शन दिया अनल, बी ऑप्शन दिया पावक, सी ऑप्शन दिया आग, डी ऑप्शन दिया सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि सभी जो हैं, ये जो आग हो गया, अनल हो गया, पावक, ये सभी के सभी आग के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि युष्मद, युष्मद का सप्तमी और एक वचन का रूप बताना है। ए ऑप्शन दिए त्वयी होता है, बी ऑप्शन दिए तब, सी ऑप्शन दिए तत्, डी ऑप्शन दिए तय। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वयी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि जानवर दौड़ते हैं। देखो कि जानवर जो है, जानवर क्या करते हैं? जानवर दौड़ते हैं। इस वाक्य में दौड़ते शब्द क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया उद्देश्य है, बी ऑप्शन दिया सर्वनाम है, सी ऑप्शन दिया विधेय हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया विशेषण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। अब मैं आप लोगों को जीवन परिचय लिखने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो जीवन परिचय पेपर में कैसे लिखना है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि जीवन परिचय पेपर में किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक अनुभव लग जाएगा कि हाँ मैंने कि सर ने किस प्रकार से बताया था, और वही ट्रिक जब आप लोग पेपर में लगाएंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर खुश होकर के 10 में से 10 नंबर दे देगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों कवि और लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, मतलब दोनों का दोनों मिलाकर 10 नंबर आपके आ जाएंगे। अब जिन बच्चों को जीवन परिचय लिखने की ट्रिक नहीं पता है, फिर एग्जामिनर उनको 8 नंबर देता है, कभी कभी एग्जामिनर 5 नंबर ही दे देता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को 10 में से 10 के 10 नंबर मिल जाए। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लेखक के बारे में। और लेखक में हम सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल यहाँ पर समझो। देखो 5 नंबर का आएगा, तीन नंबर, 3+2 यानी कि 3 नंबर का आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है, और 2 नंबर के आप लोग रचनाएं भी लिख देनी, तब आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। चलो बात करते हैं। देखो जयशंकर प्रसाद लिखने की ट्रिक देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कब हुआ, पिता का क्या नाम था, और मृत्यु कब हुई। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जब इसी ट्रिक से लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, जब आप लोग ऐसे लिखेंगे तब आप लोगों को एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को कितने नंबर देगा? एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 10 नंबर देगा, ठीक है। जब आप लोग यही ट्रिक लगाएंगे तब एग्जामिनर आप लोगों को 5 नंबर कवि का आता है, 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय आएगा, तभी एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 10 नंबर दे देगा। चलो बात करते हैं। अब आप लोग लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। और मैंने किस तरीके से लिखा है बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लिख डालो। जन्म इनका हुआ था 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ। फिर बात करते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। इनके देखो जन्म स्थान कहाँ है? काशी में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। फिर बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखो मेन हेडिंग आप लोगों को यहाँ से डालना है, यहाँ से आप लोगों को लिखना है जीवन परिचय, है ना। तो जीवन परिचय आप लोगों को यहाँ से लिखना है। देखो आप लोगों को पत्र लेखन भी आप लोगों को लिखना बताऊंगा, जो कि पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी, देखो काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। तो काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। और आगे देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की, पढ़ाई कहाँ कहाँ की, और इन्होंने घर पर ही देखो इनका देहांत कैसे हुआ, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो फिर हम बात करेंगे आगे कि इनकी शिक्षा का प्रारंभ देखो, तो इन्होंने घर पर ही, देखो इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। देखो यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत हो गया, आपका फारसी हो गया, उर्दू हो गया, और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। फिर देखो और आगे बात करते हैं
कि 12 वर्ष की आयु में, अब देखो जैसे इनकी जयशंकर प्रसाद जी की उम्र कितनी होती है, जयशंकर प्रसाद जी की जैसे ही उम्र 12 साल की हो जाती है, तुरंत क्या होता है, इनकी आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। फिर देखो और आगे बात करते हैं, जब इनके पिता का देहांत हो जाता है, फिर आगे देखो क्या होता है, फिर आगे और समझो। इनका देखो अधिकांश जीवन, देखो इनके पिता की मृत्यु होने के बाद जयशंकर प्रसाद जी का जो अधिकांश जीवन जो है काशी में बीता, ठीक है। अब और आगे देखो इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु देखो कैसे होती है। तो टीबी के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया, जो टीबी या फिर अक्षमा कह सकते हैं, तो टीबी के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो जाता है। और कब देहांत होता है, 15 नवंबर 1937 को इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं देखो इनकी इस तरीके से लिखनी, देखो ये ट्रिक होती है रचना लिखने की ट्रिक, है ना। जब आप लोग इस तरीके से रचनाएं लिखेंगे तब आप लोगों को पूरा 5 नंबर मिलेगा। देखो रचना में देखो, अगर हम बात करें इनके नाटक के बारे में, तो नाटक में इन्होंने देखो स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया। कहानी में देखो छाया, आकाशदीप। उपन्यास में देखो कंकाल, तितली, इरावती। ये ट्रिक आप लोगों को पेपर में लगानी है। जब आप लोग इस ट्रिक को पेपर में लगाएंगे तब एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को पूरा नंबर देगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। आप देखो फिर से यहाँ पर जीवन परिचय लेखक आए सूरदास जी, ठीक है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय अब हम बात करेंगे, क्योंकि 2025 में आप लोगों को 2 जीवन परिचय लिखने होंगे। एक जीवन परिचय आप लोगों को कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और एक जीवन परिचय आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जिसमें से मैंने आप लोगों को कवि का जीवन परिचय समझा दिया। कवि का जीवन परिचय आप लोगों को किस तरीके से लिखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए कि कवि का जीवन परिचय, ठीक है, हेडिंग डालो कवि का जीवन परिचय। आप देखो कवि के जीवन परिचय में आप लोगों को मैं बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा। सूरदास जी एक कवि हैं, ठीक है। तो सूरदास जी एक कवि होते हैं। अब देखो बात करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। अब यहाँ से आप लोग हेडिंग डालना स्टार्ट करेंगे। इनका जन्म कब हुआ, तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। और सूरदास जी का जन्म स्थान का, तो रुनकता में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, ठीक है। तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। फिर देखो इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है। फिर और आगे बात करते हैं सूरदास जी की रचनाएं देख लो। सूरदास जी की रचनाएं जैसे सूर सागर, सूर सारावली। तो सूर सागर, सूर सारावली किनकी रचनाएं, तो ये रचना हो जाएंगी सूरदास जी की रचना हो जाएंगी। फिर और आगे बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखो हेडिंग डालें कि जीवन परिचय। अब यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे कि सूरदास का जन्म आगरा में मथुरा, देखो सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 में हुआ था। इतना देखो लिखना है। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके की राइटिंग बनानी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी राइटिंग बनाई है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को साफ साफ लिखना है पेपर में, ठीक है। अब और आगे देखो बात करते हैं कि सूरदास बचपन से ही गौ घाट, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा क्या है, गौ घाट, गौ घाट, ठीक है, इस तरीके से लिखा है गौ घाट, है ना। तो देखो गौ घाट पर रहने व लगे थे, तो सूरदास बचपन से ही गौ घाट पर रहने लगे थे। और आगे देखो सूरदास ने वल्लभाचार को एक पद सुनाया, जो वल्लभाचार जो थे, सूरदास जी ने वल्लभाचार, देखो यहाँ पे लिख देते हैं वल्लभाचार, ये वाले वल्लभाचार हैं। सूरदास जी ने वल्लभाचार, ठीक है। तो सूरदास जी ने वल्लभाचार को एक पद सुनाया, जिससे क्या हुआ कि जिससे यहाँ पर मेरे तरफ यहाँ पर जिससे लिखा है, ठीक है, जिससे वल्लभाचार खुश होकर सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। जिस तरीके से यहाँ पर देखो सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक अपना पद सुनाया और उस पद को सुनकर के वल्लभाचार्य जी बहुत ज्यादा खुश हुए और वल्लभाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया, सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। अब और आगे लिखेंगे कि सूरदास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। तो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो सूरदास जी जो थे ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी मृत्यु 1583 में हो जाती है परसौली नामक ग्राम में। जो परसौली जो है, परसौली जगह, जो परसौली में इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं देखो कि सूर सागरावली और साहित्य लहरी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो आप लोगों की 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्लस जीवन परिचय, ठीक है। तो जीवन परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को पत्र लेखन लिखना बताऊंगा। देखो पत्र लेखन आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, तो पूरा का पूरा आप लोगों को बताऊंगा। पूरा 70 नंबर की क्लास है और 70 नंबर की क्लास में आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा A to Z देख लेते हैं तो 70 नंबर आप लोगों के हाथों में आ जाएंगे। देखो
आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य, जो आपके प्रधानाचार्य हैं, और अगर आप लोग अपना प्रधानाचार्य से अगर आप लोग छुट्टी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एक पत्र लेखन लिखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है पत्र लेखन लिखना। तो देखो पत्र लेखन लिखने का सही तरीका क्या है, उसको समझो। कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद फिर और आगे बात करेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है। जो आपका कॉलेज का नाम हो तो आप लोग अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज लिखा है, तो आप लोग केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे महोदय। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, ठीक है। आप लोगों को बना बना कर लिखना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर देखो एक अपना क्या लिखना है कि अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। तो सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। फिर और आगे बात करते हैं कि मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई। मैंने देखो प्राथमिक उपचार भी करा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कितने दिनों की, मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने का अवकाश प्रदान करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है पत्र लेखन। सिर्फ इतना ही पत्र लेखन में लिखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आपका शिष्य लिखना है, यहाँ पर XYZ कर देना, अपना नाम नहीं लिखना, आप लोगों को XYZ कर देना, ठीक है। अब देखो और आगे बात करते हैं। तो मेरे पर जो आप लोगों का पत्र लेखन भी आप लोगों का समाप्त हो चुका है पूरा का पूरा। अब बात करेंगे गद्य और पद्य के बारे में। देखो गद्य पद्य, गद्य पद्य देखो 6 नंबर का गद्य आएगा, 6 नंबर का पद्य आएगा, वो भी हिंदी वाला, ठीक है। हिंदी वाला देखो 12 नंबर अपने ये कंप्लीट करो जल्दी से, तुरंत A to Z। अब देखो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले गद्य लाते हैं। गद्य में देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे गद्य में कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो गद्य है, ठीक है। और गद्य को लिखने का सही तरीका क्या होता है, आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है, तो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ लिखने के पहले ट्रिक समझो। तो संदर्भ लिखने के बाद देखो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न देखो गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न कौन से हैं कि गद्यांश का संदर्भ लिखो जो कि 2 नंबर का आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो जो कि 2 नंबर का आएगा। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। मतलब टोटल मिलाकर 6 नंबर के आएंगे। जब आप लोग इन तीनों के तीनों प्रश्नों को उत्तर दे देंगे तब आप लोगों को एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 6 नंबर देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का गद्य है, ये देखो आप लोगों का गद्य है। इस गद्य पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गद्य को हल कराना। तो मेरा देखो पहला प्रश्न है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो देखो तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो इस बात को समझो। यहाँ पर देखो लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता, जो आपका मित्रता नामक चैप्टर, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर देखो जब आप लोग इतना लिख देंगे तब आप लोगों को एग्जामिनर 2 नंबर देगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरा दूसरा प्रश्न देखो क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश। अब यहाँ पर देखो आप लोगों का गद्यांश समाप्त हुआ, ठीक है। तो आप लोगों का गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है वो आप लोगों का मैंने समझा दिया है। अब मैं बात करूंगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो जो कि पेपर में 2 नंबर की आएगी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसको नोट कर लो, ठीक है। संदर्भ देखो कैसे लिखते हैं, इसको नोट कर लो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करनी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखो आप लोगों को रटना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसा मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति, ठीक है? जैसी आपकी संगति होगी, मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है? तो मानव जीवन की जो संगति है उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। यहाँ पर देखो कहा गया है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। अब यहाँ पर देखो समझो, जो बुरे और दुष्ट, जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, तो बुरे और दुष्ट लोगों की जो संगति जो होती है वो कैसी होती है? तो बुरे और दुष्ट लोगों की जो संगति होती है वो घातक और बुखार की तरह हानिकारक होती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों और आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार भयानक ज्वर, ठीक है? भयानक ज्वर, ज्वर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ज्वर का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है? ज्वर का मतलब होता है बुखार, समझो, ठीक है? तो जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की सभी शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। जब आप लोगों को एक भयानक बुखार आता है, तो जब आप लोगों को बुखार आता है तो बुखार क्या करता है? आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक है? आप लोगों की जो शक्ति जो होती है उसको नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। जो बुखार जो होता है वो शरीर को नष्ट कर देता है और आपके स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि वो रोगी के प्राण भी ले लेता है, मतलब उसकी जान भी ले लेता है, ठीक है? और आगे देखो, उसी प्रकार जो बुरी संगति में पड़े व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो बुरी संगति में जो पड़ जाता है उसकी जो बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। और आगे बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या चल रही है, यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली हाथ के समान होगी, मतलब बाहु के समान होगी, जो उसे गिरने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ के उठा देती है। जो व्यक्ति गिर रहा होता है उसको उसका हाथ पकड़ के उठा देती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूर्ण रूप से समाप्त हुई। अब यहाँ से देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों की समाप्त हुई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा थर्ड है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। जो कुसंग का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, तो उसको भी समझो। यहाँ से समझो कि अब देखो कि युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है, युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसका विनाश हो जाता है। यदि अगर कोई व्यक्ति अगर है वो अगर बुरी संगति अगर कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वो विकास की अपेक्षा उसका विनाश हो जाता है। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से समझो, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो गद्य है पूरा समाप्त होता हुआ, ठीक है? गद्य आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? ये आप लोगों का हिंदी का गद्य था, ठीक है? ये आप लोगों का क्या था? ये आप लोगों का हिंदी का गद्य था। अब हम हिंदी का पद्य आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। देखो पद्य, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पद्य को पढ़ेंगे। अब देखो पद्य में देखो क्या है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है? तो इसको देखो पढ़ेंगे कि सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। आप देखो इसका मतलब समझो। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा? मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है? तो 6 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद देखो, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद जो कि 6 नंबर का आएगा। अब देखो ये पेपर में 6 नंबर का आएगा, लेकिन इससे पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो 3 प्रश्न, वो भी हमसे कौन कौन से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा, भगवान कृष्ण। अब अगला प्रश्न देखो कि भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। इतना देखो सब कुछ करने के बाद अब हम आप लोगों को इस पद्यांश को सॉल्व भी कराते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका देखो नंबर ऑप्शन जो दिया है कि इसका संदर्भ लिखना, तो संदर्भ देखो इसका लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन? इसके लेखक हैं बिहारी सतसी, ठीक है? तो इसके लेखक बिहारी जी हो जाएंगे। अब देखो इतना लिखने के बाद फिर हमसे पूछा गया अगला प्रश्न देखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहाँ पर देखो कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं, तो व्याख्या देखो इसकी कैसे करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना स्टार्ट करेंगे कि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर।
अब यहाँ पर देखो बिहारी जी जो कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण के सांवले सरोरे, सांवले और सलोने शरीर पर, जो उनका जो शरीर है, ठीक है, श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ। इतना आप लोगों को लिखना है, बस इतना ही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना जब आप लिख देंगे तो आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 6 नंबर, ठीक है। अगला देखो कि 7 नंबर देखो कि भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। अब देखो क्या धारण किए हुए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर देख लो कि भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीले कपड़े धारण किए हुए हैं। अब इतना देखो सब कुछ करने के बाद फिर देखो और आगे बात करते हैं, ठीक है। और आगे देखो बात करते हैं, अब देखो आगे देखो क्या होने वाला है। आगे अब देखो होने वाला है, देखो ये तो आपके हिंदी, ठीक है। ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का हिंदी का गद्य पद्य था, ठीक है। हिंदी का गद्य और पद्य था, जो कि पेपर में 6+6 यानी कि 12 नंबर का आएगा। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात और आप लोगों को बता रहे हैं कि संस्कृत में गद्य और पद्य भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो संस्कृत में गद्य और पद्य पूछे जाएंगे जो कि 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है, जो कि 10 नंबर का आता है। तो मैं आप लोगों को ये भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इनको भी लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि संस्कृत का एक गद्यांश आपके पेपर में आएगा जो कि इस तरीके से का लिखा होगा, और इसको आप लोगों को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको पहले पढ़ना है। देखो कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च। देखो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों को संस्कृत में दिया जाएगा, समझा देते हैं कि इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी, ठीक है। नहीं हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। हिंदी में जब आप लोग अनुवाद कर देंगे तो यहाँ पर जब आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ 2 नंबर का आएगा, और हिंदी में अनुवाद करने पर 3 नंबर का इसका हिंदी में अनुवाद करने को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसको पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है, और पढ़ने के बाद अब आप लोग बताइए कि ये किस चैप्टर से उठाया गया है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, ठीक है। मुगल युवराज दारस्य को अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। फिर देखो और आगे बात करते हैं। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायां कारितः। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझना है कि ये जो है किस चैप्टर्स उठाया गया है, ठीक है। वाराणसी चैप्टर्स उठाया गया है कि अन्य चैप्टर्स उठाया गया है। तो जब आप लोगों को इतना पता चलेगा तब आप लोग इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद इसका आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका क्या करना है, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ देखो इसका कैसे लिखना है, तो संदर्भ समझो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जो आपका वाराणसी पाठ है, वाराणसी पाठ से इसको उठाया गया है। अब देखो इतना जब आप लिख देंगे तब आप लोगों को कितना नंबर दिया जाएगा। जब आप लोग इतना लिख देंगे तब आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तब आप लोगों को कितना, तब आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, और देखो और आगे बात करते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। देखो कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। तो यह जो नगरी है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। यहीं से संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज जो दारासिको हैं, मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, ठीक है। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का ये समाप्त होता है, ठीक है। जो संस्कृत का जो गद्य है, संस्कृत का गद्य समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त, जो कि पेपर में 5 नंबर का। अब हम बात करेंगे पद्य के बारे में जो कि 5 नंबर का आएगा, ठीक है। संस्कृत का पद्य देखो जो कि पेपर में 5 नंबर का, सीधा डायरेक्ट 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसको पहले पढ़ो। अब देखो क्या कह रहा है कि संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है। हिंदी में अनुवाद करो। अब देखो ये पद्यांश पूछा जाएगा, तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़ेंगे जो कि पेपर में 5 नंबर का है, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ेंगे पहले कि किम नु हित्वा प्रियो भवती, किन्नु हित्वा न सोचती,
किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ठीक है? तो अब देखो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो अब देखो ये क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे, ठीक है? देखो इसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद इसका संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ देखो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी के पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जो आपका चैप्टर है जीवन सूत्राणी, ठीक है? तो जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। अब देखो ये जो आप लोगों को दिया है, तो किम नु हित्वा प्रियो भवति, इसमें देखो क्या होता है कि जो यक्ष जो होता है, यक्ष जो होता है वो क्या करता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछता है। यक्ष जो होता है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, ठीक है? अब अब आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जो लिखा है कि इस श्लोक में यक्ष ने युधिष्ठिर से त्याग के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, ठीक, उसका जवाब भी दे देते हैं। तो आप लोगों को इतना लिखना है, अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद देखो करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यक्ष यहाँ पर देखो प्रश्न पूछेगा और जो युधिष्ठिर जो है उसका उत्तर देंगे, ठीक है? अब देखो यक्ष पूछता है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? फिर यक्ष ने पूछा कि क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है? फिर औरंग की बात करते हैं, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है? क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, ठीक है? तो इतने प्रश्न देखो यहाँ पर यक्ष पूछता है। अब यहाँ पर जो युधिष्ठिर जो होता है, युधिष्ठिर जो होगा उन प्रश्नों का जवाब देगा। अब देखो युधिष्ठिर देखो जवाब देने वाला है कि अभिमान त्याग कर, ठीक है, अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अब देखो क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, ठीक है? और आगे बात करते हैं कि इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है, लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो आप लोगों का ये पूरा खत्म हुआ। अब बात करते हैं निबंध के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा निबंध तैयार करके जाना है, ठीक है? ताकि एग्जामिनर आप लोगों को 7 नंबर दे दे। देखो निबंध देखो कौन सा निबंध तैयार करना है। तो आप लोगों को देखो निबंध में से आप लोगों को क्या करना है, वनों का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वनों के महत्व पर निबंध तैयार करना है। अगला देखो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी निबंध तैयार करो, ठीक है? अगला देखो जनसंख्या विस्फोट, इस पर भी निबंध तैयार करो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि आपके पेपर में श्लोक आएगा, श्लोक और ठीक है खंड कब आएगा वो तो आप लोगों का जिले बजिले के हिसाब से आएगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।